हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। हमारा है 5वां सेकंड बुक का। ठीक है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस चैप्टर को हम डिटेल में करने वाले हैं। एक बार आप सिलेबस देख लीजिए। ये आपका सिलेबस है, इंग्लिश में यहाँ पे और हिंदी में यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो टॉपिक है हमको इस साल के सिलेबस के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, यही टॉपिक आपके पेपर में पूछे जाएंगे। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। और हमारी वेबसाइट पे आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। eklavyastudypoint.com आपको गूगल में जाके सर्च करना है। और टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ दे देंगे। ये जो आप वीडियो देख रहे हो इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप में जाके जुड़ जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। आखिर ये शुरुआत इसकी कब से होती है? देखिए, जो हमारा देश जो था ये 1947 में आज़ाद हुआ। इसके बाद जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जब तक जीवित थे, जिंदा थे, तब तक तो सब कुछ सही था। लेकिन 1964 में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही 1964 के मई महीने में इनकी डेथ होती है तो एक समस्या सामने आ जाती है कि इनके बाद इनका जो राजनीतिक उत्तराधिकारी है उसे कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको इनका राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया जाए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर देश का बनाया जाए। ठीक है, ये बहस होने लग जाती है। तो अगला प्रधानमंत्री किसे बनवाया जाए, इस पे काफ़ी बहस चली। ऐसा लगने लगा था कि जैसे देश टूट जाएगा। ठीक है, देश में सेना का शासन आ जाएगा, ऐसा लग रहा था। नेहरू जी के उत्तराधिकारी की जो खोज चल रही थी वो बड़ी आसानी से पूरी हो गई। ठीक है, किसको बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। यानी कि नेहरू जी की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो है इनको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय होते थे के कामराज। ठीक है, जो कि साउथ से थे, दक्षिण भारत से थे। इन्होंने पार्टी में सलाह मशवरा किया और शास्त्री जी को पीएम बनवा दिया, यानी प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया। शास्त्री जी ने नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पे भी काम किया था। ठीक है, ध्यान रखिए कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे इनकी जो छवि थी वो बहुत अच्छी थी, यानी इनको सभी पसंद करते थे। एक साफ स्वच्छ छवि के नेता थे। नेहरू के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में इन्होंने मंत्री के पद पे रहकर भी काम करा था। ये रेल मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, तो काफ़ी इनकी जो इमेज थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो इसी चीज़ को देखकर इनको जब प्राइम मिनिस्टर के लिए इनका नाम रखा गया तो कांग्रेस के जो नेता थे वो सभी सहमत हो गए, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी छवि थी और बहुत अच्छे नेता थे। तो लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब शास्त्री जी के समय पे जब इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, देखिए इनका जो कार्यकाल था ना छोटा था, क्योंकि इनकी भी डेथ हो गई 1964 में। आप लगाइए कि 1964 में इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और मात्र 2 साल में यानी 1966 में ही इनकी डेथ हो गई। अब इनकी जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद एक समस्या यह आती है कि अब किसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन देखिए, ये इन्होंने 2 साल ही शासन किया है। और जब 2 साल के शासन में कौन सी मेन समस्या थी ये समझना है आपको। ठीक है, कई बार पेपर में आ जाता है कि शास्त्री जी के समय में कौन सी मुख्य समस्या का सामना इन्होंने किया था। एक तो 2 समस्या थी। पहले नंबर पे आपका खाद्यान्न संकट। उस समय में देश में सूखा पड़ गया था, अनाज की कमी हो गई थी, खाद्यान्न संकट हो गया था। ठीक है, एक तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। एक तो ये है। सेकंड समस्या आप ये लगा लीजिए कि 1965 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। ठीक है, वो भी इनके कार्यकाल में हुआ था, क्योंकि ये 1964 में प्राइम मिनिस्टर बने थे और 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, तो इनके कार्यकाल के बीच में ही ये हुआ है, सेकंड जो युद्ध हुआ है। तो ये 2 समस्या थी। शास्त्री जी काफ़ी कम समय तक प्रधानमंत्री रहे। 10 जनवरी 1966 को क्या होता है, ये ताशकंद में गए थे ताशकंद समझौता कराने के लिए। ठीक है, उसी दौरान अचानक से इनका देहांत हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है, जो कि एक कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि आज तक समझ में नहीं आया कि रीज़न क्या था। ठीक है, और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और 1966 में ताशकंद समझौता भी जो हुआ था वो इनके दौरान ही हुआ था। ठीक है, तो ये 2-4 पॉइंट हैं इनसे रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, नेहरू जी की मृत्यु हुई तो समस्या ये आई कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। इसको तो चलो सॉल्व कर लिया, लाल बहादुर शास्त्री को बना दिया। अब 2 साल के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई। अब फिर से वही समस्या आ गई कि अब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ठीक है, तो शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उत्तराधिकारी को लेकर फिर से समस्या सामने आई थी।
तो इस बार इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई, ये दो नेता, इंदिरा गांधी जो है ये नेहरू की बेटी थी और मोरारजी देसाई एक कांग्रेस के मुख्य नेता के रूप में आप इन्हें मान लीजिए कि ये भी कांग्रेस के एक मतलब कद्दावर नेता माने जाते थे। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन था कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो अंततः लास्ट में ये डिसाइड हुआ कि इंदिरा गांधी को देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, क्योंकि इन्हें पार्टी का समर्थन मिल चुका था। ज़्यादातर जो लोग थे वो इंदिरा गांधी के पक्ष में थे, इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। ठीक है, पार्टी के नेताओं ने इंदिरा गांधी को ये सोच के समर्थन किया था कि इंदिरा गांधी जो है वो कम अनुभवी है, ज़्यादा उनको प्राइम मिनिस्टर वगैरह इस तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा अनुभव नहीं था। इन्होंने सोचा है कम अनुभवी है तो कहीं ना कहीं हमारी सलाह पे काम करेंगे और हमारी सलाह के अनुसार काम करेंगे। तो ज़्यादातर नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन कर दिया और इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, तो पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की होड़ थी उसमें कौन कौन नेता थे, तो आपको याद रखना है, एक तो इंदिरा गांधी थी, दूसरी मोरारजी देसाई हो जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि बताइए 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। तो देखिए 60 का दशक का मतलब क्या है, 1960 से लेकर 1970 यानी इन 10 वर्षों में जो भी घटनाएं देश में हुई है, इन घटनाओं को ही हमें बताना है कि क्यों आखिर इन 10 सालों को, इस दशक को हम एक खतरनाक दशक के रूप में देखते हैं। तो देखिए क्या क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। देखिए इस समय भारत जो है उसके दो युद्ध हुए, एक तो 1962 में हुआ था भारत का चीन के साथ युद्ध, और दूसरा युद्ध कब हुआ था 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। ठीक है, तो दो तो युद्ध हो गए, इससे भी कहीं ना कहीं भारत को नुकसान हुआ। दूसरा क्या है, इस समय देश में बहुत गरीबी थी, गैर बराबरी थी, सांप्रदायिकता देश के अंदर बहुत थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर क्या है, देश में खाद्यान्न संकट, आपको पता होगा कि शास्त्री जी के शासनकाल में काफ़ी समस्या आई थी, देश में अनाज की कमी हो गई थी, देश में सूखा पड़ गया था, मॉनसून असफल रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से खाद्यान्न संकट आ गया था, तो ये भी एक पॉइंट है। फिर दो प्रधानमंत्रियों की भी मौत हो गई थी। कौन कौन 1960 के दशक में किसकी मौत हुई है, देखिए 1964 में तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई है, और 1966 में किसकी मृत्यु हुई है, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आपको समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1960 का दशक जो था वो खतरनाक दशक था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1967 का चौथा आम चुनाव, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहला चुनाव कब हुआ था 1952 में, दूसरा कब हुआ था 57 में, तीसरा कब हुआ था 62 में, और चौथा कब हुआ था 67 में। 1967 वाला जो चौथा चुनाव है इसके बारे में हमें देखना है। तो देखिए 1967 में यानी फरवरी 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस जो थी उसको राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। देखिए जैसे तैसे करके कांग्रेस ने केंद्र में तो अपनी सरकार को बचा लिया, याद रखिए केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार बच गई, लेकिन राज्यों में उसको अच्छा बहुमत नहीं मिला। लगभग 9 राज्यों में इसकी सत्ता जो थी वो चली गई, यानी कि दूसरी पार्टियों का शासन आ गया। केंद्र में किसी तरीके से सरकार बच गई, लेकिन राज्यों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। कई जो राजनीतिक पर्यवेक्षक थे उन्होंने इस घटना को राजनीतिक भूकंप का नाम दिया था। ठीक है, अब पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बताइए राजनीतिक भूकंप से क्या अभिप्राय है। तो आपको बताना है कि 1967 के जो आम चुनाव हुए थे, जो जनरल इलेक्शन थे, उस दौरान कांग्रेस को जो 9 राज्यों से, ठीक है 9 राज्यों से चुनाव हार गई थी, और केंद्र में भी उसकी सीटें जो थी कम हो गई थी। हालांकि केंद्र में किसी तरीके से सरकार तो बच गई थी, लेकिन सीटें वहाँ पे भी कम हुई थी। तो इसी को जो राजनीतिक एक्सपर्ट लोग होते हैं उन्होंने इसको राजनीतिक भूकंप का नाम दिया था। ठीक है, इस चुनाव के दौरान क्या हुआ था, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, जो कद्दावर नेता थे, जिनका नाम होता था, वो भी चुनाव हार गए थे। जैसे कि देखिए के कामराज कौन है, जो तमिलनाडु साइड में, मद्रास साइड में के हैं, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, ये तमिलनाडु से ही चुनाव हार गए। महाराष्ट्र में एस.के. पाटिल, जो कि बहुत बड़ा नाम था, मतलब कांग्रेस के एक अच्छे नेता थे, ये भी चुनाव हार गए। बंगाल से अतुल्य घोष चुनाव हार गए, बिहार से के.बी. सहाय हार गए। तो ये इनके कद्दावर नेता जो थे इसमें चुनाव हार गए थे, इसीलिए इसको राजनीतिक भूकंप का नाम दिया गया था। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि 9 राज्यों से हारी थी चुनाव। अब 9 राज्यों को आप इस तरीके से देखिए, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 7+2 राज्यों से हार गई थी। ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे सीधा 9 राज्य ना बता के 7+2 क्यों करा है, इसको समझिए। 7 राज्यों में तो उसको बहुमत ही नहीं मिला, यानी कि वहाँ पे तो उसको जितनी सीटें चाहिए थी, जितनी जीतने के लिए सीटें चाहिए होती है, जो बहुमत होता है, वो मिला ही नहीं 7 राज्यों में, ठीक है, वहाँ से तो गई। और 2 राज्यों में क्यों हारी? दल बदल के कारण। यहाँ पे दल बदल के कारण सरकार नहीं बना पाई। तो इस तरीके से 7+2 बराबर 9 राज्य हो गए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मद्रास, उड़ीसा, केरल, इन सभी राज्यों में कांग्रेस जो थी सत्ता खो बैठी। मद्रास में वहाँ की एक लोकल पार्टी थी, जो क्षेत्रीय पार्टी थी, जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र कश्यप, ठीक है, डीएमके। द्रविड़ मुनेत्र कश्यप ने चुनाव जीता था। और डीएमके जो पार्टी है, ये हिंदी विरोधी आंदोलन करके आई थी, यानी ये हिंदी का विरोध कर रहे थे और तमिल को मेन भाषा बनाने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा, आम चुनाव तक देश में आए कुछ बदलाव, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए सिलेबस में आपको जो दे रखा है टू द सिलेबस ही बता रहा हूँ, लेकिन 1-2 पॉइंट ऐसे भी बता रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसे ये स्लाइड आप जो देख रहे हो, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा हुआ है। तो देखिए चौथा आम चुनाव कब हुआ, अभी हमने पढ़ा है 1967 में, क्लियर है। तो चौथे आम चुनाव तक देश में कौन से बदलाव आए थे, ये आपको पता होना है। तो इसमें भी आप वही पॉइंट लिखोगे कि देश में 2 प्राइम मिनिस्टर की मौत हो गई थी। कौन कौन से? 1964 में आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, ये हो गया था। नए प्रधानमंत्री, यानी कि इनके बाद जो नए प्रधानमंत्री बनी यानी इंदिरा गांधी, उनको कम अनुभवी माना गया था। गंभीर आर्थिक संकट हो गए थे देश में, मानसून की असफलता हो गई थी, मानसून नहीं आया था, ठीक है, सही तरीके से। देश में सूखा पड़ गया था, खेती की पैदावार कम हो गई थी, विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी, सैन्य खर्चे बढ़ गए थे, रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, लोगों में बेरोजगारी बढ़ गई, ठीक है। ये सारे संकट आ गए थे चौथे आम चुनाव तक, यानी 1967 तक देश इन समस्याओं से जूझ रहा था। अगला है एक अच्छा टॉपिक, गठबंधन। ये भी आपके पेपर में आता है। तो देखिए 1967 के चुनाव में एक नई चीज सामने आई, जो कि थी गठबंधन, ठीक है। ये गठबंधन 1967 में राज्य के चुनाव में आपको दिख रही है, यानी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। ये चीज केंद्र में भी आई है, जो कि 1989 के बाद आएगी, जो कि हम अभी नहीं, आगे के जो चैप्टर ना वहां पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप 1989 भूल जाओ, बस इतना याद रखो कि 1967 के चुनाव जो विधानसभा के हुए थे, जो राज्यों के चुनाव थे, उसमें गठबंधन की एक नई शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। 1967 के चुनाव से पहले यानी 1962 तक ज़्यादातर क्या होता था, केंद्र में तो कांग्रेस ही रहती थी और राज्यों में भी कांग्रेस रहती थी, दोनों जगह कांग्रेस रहती थी, तो गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ 1967 में, आपने पढ़ा ना 7+2 यानी 9 राज्यों से चुनाव हार गई है। तो 9 राज्यों से अगर कांग्रेस हारी है 9 राज्यों में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने सरकार बनाई है। वो जिसने भी सरकार बनाई है वो सब गठबंधन, यानी कई सारी पार्टियों ने मिलकर आपस में गठबंधन बना के सरकार बनाई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल समझ लेना है। तो चलिए देखते हैं। 1967 के चुनाव से गठबंधन की परिघटना सामने आई। इस समय किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टी, जितनी भी कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टी थी, वो सभी एकजुट हो गई और संयुक्त विधायक दल बना लिया इन्होंने, ठीक है। और इसको गैर कांग्रेसी सरकारों ने समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त विधायक दल की सरकार कहते हैं, ठीक है। ऐसी सरकार के जो घटक दल थे, यानी इसमें जो राजनीतिक पार्टियां थी, चाहे वो जो भी पार्टी इसमें शामिल थी, उन सभी की मतलब अगर हम देखें विचारधारा, तो वो एक दूसरे से अलग थी, भिन्न थे। यानी जैसे देखो जनसंघ एक पार्टी हो गई, बिल्कुल अलग विचारधारा है, जो कि दक्षिणपंथी विचारधारा की है। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बिल्कुल अलग वामपंथी विचारधारा की है। फिर एक समाजवादी विचारधारा की पार्टी है, एसएसपी वगैरह हो गई। तो इस तरीके से अलग अलग विचारधाराओं की जो पार्टी थी वो सब एक साथ हो गई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ इनको सरकारें बनानी थी, इसलिए। तो ये जितनी भी पार्टियां थी, ये एक दूसरे से विचारधारा में अलग थी। एग्जाम्पल आपके सामने है, बिहार में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, इसको 2 समाजवादी पार्टी एसएसपी और पीएसपी, जो कि एक दूसरे के अपोजिट थी, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे मिलकर सरकार बना ली, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, इनके साथ इस सरकार में वामपंथी यानी कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो गई, दक्षिणपंथी जनसंघ भी शामिल हो गई। आपको पता होगा वामपंथी और दक्षिणपंथी एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक साथ आ गए थे। पंजाब में जो संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, इसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट नाम दिया गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये भी आ सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। और उस वक्त 2 परस्पर जो प्रतिस्पर्धी पार्टी थी, जैसे कि पंजाब में एक अकाली दल हो गया, संत ग्रुप, दूसरा हो गया मास्टर ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के कट्टर मतलब आप दुश्मन मान लो, ऐसी पार्टियां थी, लेकिन ये फिर भी साथ आ गई थी।
क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ इनको सत्ता में मौका मिल रहा था। और इनके साथ सरकार में दो साम्यवादी दल जैसे सीपीआई हो गई और सीपीआई-एम हो गई, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआई-एम हो जाएगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये पार्टी भी शामिल हो गई। फिर इसमें एसएसपी हो गई, रिपब्लिकन पार्टी हो गई, भारतीय जनसंघ हो गई, ये सारी पार्टी आपस में मिलके, ये सारी गैर कांग्रेसी पार्टी हैं, यानी कि कांग्रेस के अलावा जितनी भी पार्टियां थी, ज़्यादातर सभी पार्टियों ने आपस में गठबंधन बना के सरकार चलाई। ठीक है, तो ये 1967 के चुनाव की बात है। अब इसमें एक और घटना सामने आई है 1967 में, वो है दल बदल। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो 1967 के चुनाव से दल बदल की परिघटना सामने आई। जब कोई नेता किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है और चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी को छोड़ देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? दल बदल। ठीक है, हरियाणा के एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल, इन्होंने तो रिकॉर्ड ही बना दिया। इन्होंने क्या करा, एक पखवाड़े में 3 बार पार्टी बदल ली। अब पखवाड़े का मतलब क्या होता है? 15 दिन। ठीक है, पूरे 15 दिन होते हैं एक पखवाड़े में, यानी इन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर 3 बार पार्टी बदल ली। तो इस घटना को, ये घटना बहुत फेमस है, इसको आया राम गया राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारतीय राजनीति में आप गूगल वगैरह करोगे तो आपको पता लग जाएगा। आगे देखते हैं। 15 दिन के अंदर इन्होंने क्या करा था? 3 बार पार्टी बदली थी। पहले तो ये कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस को छोड़ के यूनाइटेड फ्रंट में चले गए थे, फिर वहां से वापस कांग्रेस में आ गए, यानी इस तरीके से इन्होंने बदलाव करे। तो ये हो गया आपका टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैर कांग्रेसवाद। इसका क्या मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, देश में क्या था, माहौल जो था वो बिगड़ रहा था, और इस बिगड़ते माहौल को देखकर जो विपक्ष था वो बिल्कुल एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। इन दलों को ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी जो है एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर है जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभवहीन है, ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं है। ठीक है, ना कोई अनुभव है। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर अंदरूनी उठापटक भी चल रही थी। तो ऐसे में जो बाहर की पार्टियां थी, जो विपक्षी पार्टी थी, ठीक है, उनको एक मौका मिल गया कि कांग्रेस को सत्ता से हटाया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि ये सही मौका है, क्योंकि जो देश की मुखिया है, जो प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, वो तो ज़्यादा अनुभव है नहीं उनको। तो ऐसे में इनको एक मौका लग गया था। तो इस समय में राम मनोहर लोहिया जो थे, इन्होंने एक गैर कांग्रेसवाद का कॉन्सेप्ट सामने रखा था। ठीक है, गैर कांग्रेसवाद का मतलब क्या है, इसे समझिए। इसमें इन्होंने कहा था कि कांग्रेस का शासन जो है वो अलोकतांत्रिक है और गरीबों के खिलाफ है। इसलिए जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टी हैं, याद रखें शब्द जो होता है ना, शब्द को ध्यान से समझो। गैर कांग्रेसवाद यानी कि गैर, यानी कि सारी ऐसी पार्टियां जो कांग्रेस के अपोजिट हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टियां देश में, जितने भी दल हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जो कांग्रेस के अलावा, उन सबको एक साथ आ जाना चाहिए, एक छतरी के नीचे आ जाना चाहिए। ठीक है, और लोकतंत्र को वापस लाना, यानी कि एक तरफ कांग्रेस हो जाएगी और जितनी भी देश की सारी पार्टियां हैं वो सब एक तरफ हो जाएंगी, और ये सारी पार्टियां आपस में मिलकर, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में कांग्रेस को क्या होगा, नुकसान होगा, और ये इनकी सत्ता आ जाएगी। इसी को गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? तो राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद एक टॉपिक है आपका कांग्रेस में विभाजन। अभी तक तो कांग्रेस में ठीक ठाक ही चल रहा था, बेशक से कुछ 1967 के चुनाव का परिणाम ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1969 के बाद एक ऐसी घटना होती है जिससे क्या होता है, कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा खलबली मच जाती है, उठापटक मच जाती है, कांग्रेस टूट जाती है। तो कांग्रेस बट जाती है, यानी विभाजन हो जाता है, और इंदिरा बनाम सिंडिकेट हो जाता है, यानी कि इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। तो इसको समझते हैं क्या घटना है ये। देखें, इंदिरा गांधी जो थी, इनको असली चुनौती विपक्ष से नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस इतनी मजबूत थी, विपक्ष इनका कुछ नहीं कर पाता था, विपक्ष को कोई खास सीटें नहीं मिलती थी। ठीक है, तो इंदिरा को असली चुनौती विपक्ष से नहीं थी, बल्कि खुद की पार्टी के भीतर से मिली। इससे अब इनकी पार्टी के अंदर एक ग्रुप था जिसको बोला जाता था सिंडिकेट। सिंडिकेट क्या है भाई? सिंडिकेट पूछा जाता है पेपर में। तो देखिए, सिंडिकेट क्या है, कांग्रेस के भीतर जो एक ताकतवर नेता है, ठीक है, जो प्रभावशाली नेता है, जो कद्दावर नेता है, जो पुराने नेता है, इनका एक ग्रुप था जिसको सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनवाने में सिंडिकेट ने ही भूमिका महत्वपूर्ण निभाई थी। ठीक है, ये इसी, अगर सिंडिकेट चाहता कि इंदिरा को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना तो इंदिरा कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती थी। सिंडिकेट की वजह से ही प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और सिंडिकेट को ये उम्मीद थी। अब ये सोचो कि सिंडिकेट ने मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया, इंदिरा को क्यों बनाया? तो ये समझिए इसके पीछे क्या कहानी थी। जो मोरारजी देसाई थे, ठीक है, जो मोरारजी देसाई थे और जो इंदिरा गांधी थी, इनमें फ़र्क इतना ही था कि मोरारजी देसाई जो थे अनुभवी नेता थे, उनको समझ थी, ठीक है, और इंदिरा गांधी अनुभवी नेता नहीं थी। तो सबने सोचा सिंडिकेट ने कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और यह हमेशा हम पे निर्भर रहेगी, सारी सलाह हमसे मानेगी, तो कहीं ना कहीं सत्ता पूरी तरीके से यही चलाएगी सिंडिकेट, बस नाम इंदिरा का रहेगा।
लेकिन यहाँ पे इनकी सोच जो थी वो गलत साबित हुई, क्योंकि इंदिरा ने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद सिंडिकेट की बातों को माना ही नहीं। यहीं पे इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में विवाद हो गया, ठीक है। तो सिंडिकेट को क्या उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी जो है उनकी सलाह को मानेंगी, और लेकिन जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने उनकी सलाह को नहीं माना। इंदिरा गांधी को सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना था। वो सरकार को भी बेहतर चलाना चाह रही थी और पार्टी के अंदर भी अपना मुकाम बनाना चाह रही थी। इसीलिए इंदिरा गांधी ने क्या करा, जो उनके सलाहकार थे उसमें विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। यानी जो उनका विश्वसनीय समूह था उसमें सिंडिकेट को नहीं रखा, बल्कि पार्टी के बाहर के लोगों को रख लिया। तो ऐसे में क्या था, सिंडिकेट नाराज हो गई। इंदिरा को दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। पहला क्या था कि सिंडिकेट के प्रभाव से बाहर निकल के अपना खुद का मुकाम बनाना था, एक तो ये चुनौती थी। दूसरा 1967 के चुनाव में जो सीटें हार गई थी, यानी जो राज्यों से सरकार चली गई थी, उसको वापस से जीतना था। ये दो चुनौती थी इंदिरा गांधी के सामने मेन। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देना शुरू करा, ठीक है। अब क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था कि जितने भी वामपंथी हैं वो सब कांग्रेस के खिलाफ हो रहे हैं, तो उस इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जो वामपंथ के अकॉर्डिंग थी, उनके अनुसार थी। तो अपनी जो नीति थी उसको कहीं ना कहीं वामपंथी रंग देना शुरू कर दिया। अब उन्होंने गरीब लोगों, पिछड़े लोगों के लिए पॉलिसी बनानी शुरू कर दी। 10 सूत्री कार्यक्रम लेकर आई, जिसमें बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, बीमा का राष्ट्रीयकरण हो गया, आय का परिसीमन किया गया, खाद्यान्न का जो सरकारी वितरण है, जो राशन बंटवारा होता है, इस पे ध्यान दिया, भूमि सुधार के लिए कानून बनाए, गरीबों को भूमि देना शुरू करा। तो ये कुछ ऐसे काम करे जिससे कि जनता के बीच में इंदिरा गांधी लोकप्रिय होने लगी थी, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक टाइम। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में अनबन चल रही है, लेकिन ये अनबन जो बिल्कुल सामने आ गई थी वो आई थी 1969 में। एक घटना ऐसी हो जाती है जहां से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई अब जो है पार्टी टूट जाएगी। तो ये क्या था, ये घटना ये थी राष्ट्रपति पद का चुनाव। क्या हुआ 1969 में, उस समय के जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति का चुनाव था, ठीक है। इस समय में इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में गुटबाजी जो थी वो खुलकर सामने आ गई थी। इस समय जाकिर हुसैन जो थे वो राष्ट्रपति हुआ करते थे। इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो सिंडिकेट ने लोकसभा अध्यक्ष थे उस समय में नीलम संजीव रेड्डी, यानी एन संजीव रेड्डी। इन्होंने जो सिंडिकेट है, देखियो कांग्रेस के अंदर जो सिंडिकेट है, जो ताकतवर लोगों का ग्रुप है, इन्होंने एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया, ठीक है। जबकि इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर है, वो संजीव रेड्डी को पसंद नहीं करती, क्योंकि संजीव रेड्डी से उनकी अनबन पहले से हो रखी है। अब क्या है भाई, इंदिरा गांधी बिल्कुल नहीं चाहती है कि संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन सिंडिकेट ने तो बिल्कुल क्लियर संजीव रेड्डी को ही खड़ा कर दिया चुनाव में कि भाई यही बनेगा राष्ट्रपति। अब ऐसे में क्लियर इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में विवाद हो गया। इंदिरा गांधी ने क्या करा, एन संजीव रेड्डी के खिलाफ वीवी गिरी को बढ़ावा दिया, वीवी गिरी को चुनाव में खड़ा कर दिया कि तुम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो, ठीक है। अब दोनों गुट जो थे, एक तरफ सिंडिकेट हो गया और दूसरी तरफ इंदिरा हो गई, इंदिरा और उनके सपोर्टर जो भी हैं, और दूसरी तरफ सिंडिकेट। सिंडिकेट को ज़्यादा सपोर्ट था, ठीक है, इंदिरा के मुकाबले, याद रखना। तो अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए, क्योंकि दोनों गुट राष्ट्रपति पद के चुनाव से अपनी ताकत को आजमाना चाहते थे। दोनों चाह रहे थे कि हम देख लें खुद को कि आखिर सिंडिकेट ज़्यादा ताकतवर है या इंदिरा गांधी। तो कांग्रेस अध्यक्ष थे एस निजलिंगप्पा, ये नाम है इनका, ठीक है। इन्होंने पार्टी के उम्मीदवार जो रेड्डी थे, एन संजीव रेड्डी, इनको ही वोट देने को कहा। इन्होंने मतलब ऐलान कर दिया कि सभी अपनी पार्टी का जो उम्मीदवार है एन संजीव रेड्डी, इसको ही अपना मतदान करेंगे, अपना वोट करेंगे, ठीक है। ऐसे में इंदिरा गांधी ने क्या कहा, इंदिरा गांधी ने सबको ये कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो और वोट दो। यानी इन्होंने ये नहीं कहा कि तुम वीवी गिरी को वोट दो, इन्होंने ये कहा कि तुम्हें जो सही लगता है तुम उसको वोट दो। लास्ट में क्या होता है, वीवी गिरी जीत जाते हैं। ये एक स्वतंत्र उम्मीदवार थे, पार्टी की तरफ से नहीं खड़े थे, एक तरह से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट हो गए, निर्दलीय मान लो आप, इस तरीके से इंदिरा गांधी की सपोर्ट से खड़े थे। संजीव रेड्डी हार गए। इससे क्लियर हो गया कि पार्टी तो अब टूट जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने गुस्से में आके प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया, ठीक है। अब इंदिरा गांधी कांग्रेस की सदस्य नहीं रही, कांग्रेस से बाहर। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। तो क्या हुआ था कि जब इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया तो कांग्रेस टूट गई। कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। एक तो हो गई कांग्रेस ओ। कांग्रेस ओ का मतलब है जिसमें सिंडिकेट के सपोर्ट वाली है, ठीक है। इसको पुरानी कांग्रेस भी आप बोल सकते हो। एक दूसरी कांग्रेस बन गई कांग्रेस आर, ये हो जाती है इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस। तो इंदिरा गांधी कहती है कि यही कांग्रेस असली कांग्रेस है, ठीक है। इंदिरा गांधी ने ऐसा कहा कि उनकी जो कांग्रेस है वो असली कांग्रेस है।
इंदिरा ने इस टूट को विचारधाराओं की लड़ाई बताया कि विचारधाराओं की लड़ाई थी, हमारी विचारधारा आपस में नहीं मिल रही थी, इस वजह से कांग्रेस जो है टूट गई। इंदिरा ने अपनी पार्टी को गरीब लोगों के हिमायती बताया कि उनकी पार्टी जो है वो गरीबों के साथ है। इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था इसी समय। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। अब एक टॉपिक है प्रिवी पर्स। तो देखिए प्रिवी पर्स से ना कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, बहुत कम आता है पर फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, ये आ सकता है। तो देखिए प्रिवी पर्स क्या है। प्रिवी पर्स एक तरह का विशेष अधिकार है जो कि जो पुराने राजा महाराजा होते थे, कभी जो रियासतों के राजा होते थे, इनको मिलने वाली एक विशेष अधिकार था जिसको प्रिवी पर्स कहा जाता है। मोरारजी देसाई ने प्रिवी पर्स को समाप्त करने का विरोध करा क्योंकि देखिए इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी ने क्या करा, इन राजाओं को जो प्रिवी पर्स के तहत जो भत्ते अधिकार मिलते थे वो सब छीन लिए। इसकी वजह से मोरारजी देसाई जो थे वो गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या करा, इसको समाप्त करने का विरोध करना शुरू कर दिया और सरकार से अपने आप को अलग कर लिया। मोरारजी देसाई नहीं चाहते थे कि प्रिवी पर्स जो है इसको समाप्त किया जाए। मोरारजी देसाई ने कहा था कि प्रिवी पर्स की समाप्ति को राजा और रियासतों के साथ विश्वासघात है। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या हुआ था कि जब जब इन रियासतों को भारतीय संघ में मिलाया गया था तो उस समय कुछ ये इनके लिए कुछ विशेष अधिकार वगैरह की बातें की गई थी राजाओं के लिए। ठीक है, जो कि एक चली आ रही थी परंपरा, इसको ख़त्म कर दिया गया था। तो इसका विरोध करा था मोरारजी देसाई ने। तो ये आपके टॉपिक हैं देखिए जो हम कर रहे हैं। इसमें से देखिए लगभग लगभग आपके सारे टॉपिक में बिल्कुल टू द पॉइंट करा रहा हूँ। अब देखते हैं आगे कौन कौन से टॉपिक बच रहे हैं। अब देखो अगला टॉपिक है 1971 का चुनाव। अब देखो 1967 का चुनाव हमने देखा जिसमें क्या हुआ, कांग्रेस किसी तरीके से केंद्र में तो बच गई पर 9 राज्यों से जा चुकी थी। अब अगला चुनाव आता है 1971 में। ठीक है, इसमें क्या परिणाम होता है इसको समझिए। कांग्रेस में टूट से इंदिरा गांधी सरकार जो थी वो अल्पमत में आ गई, यानी ज्यादातर जो थे, पहले इनको बहुमत मिला हुआ था, अब ये अल्पमत में आ चुकी थी क्योंकि ज्यादातर सब सिंडिकेट की तरफ चले गए थे। ऐसे में डीएमके हो गई और सीपीआई हो गई, इन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को जारी रखा, यानी इंदिरा को जारी रखा। इसी दौरान सरकार ने समाजवादी रंग दिखाने का भी प्रयास करा। पहले तो सरकार ने अपने आप को वामपंथी दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, अभी अपने आप को समाजवादी भी दिखाना चाह रही है। इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार के कानून बना दिए और भू परिसीमन के कानून बनाए, क्योंकि उस समय में क्या होता था, भूमि जो होती थी वो जमींदारों के पास, राजाओं के पास बहुत ज़्यादा होती थी और गरीब किसानों के पास नहीं होती थी। तो उन्होंने वो ज़मीन पे कब्जा करके ज़मीन को पे कानून बना दिया कि ज़मीन की एक लिमिट होगी, इससे ज़्यादा ज़मीन कोई नहीं रख पाएगा। इस तरीके से क्या हुआ, उस ज़मीन को गरीबों में देने का कार्य शुरू करा। इसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे जो लोग थे जिनकी ज़मीनें जा रही थी वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गई थी। ठीक है, फिर क्या होता है कि इंदिरा ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा को भंग कर दिया। ठीक है, भंग करने की सिफारिश कर दी क्योंकि अल्पमत में आ चुकी थी ये इनकी सरकार, क्योंकि सिंडिकेट ने अपना जो समर्थन था वो खींच लिया था, इनको तो पार्टी से बाहर कर दिया था। अब इनके साथ ज़्यादा बचे नहीं थे, बस डीएमके हो गई, सीपीआई हो गई, कुछ ही पार्टियां जो इनके साथ हैं। तो इन्होंने क्या करा, सीधा ये बोल दिया कि भाई हम अपनी लोकसभा को भंग करते हैं, यानी कि दोबारा चुनाव होंगे और नई सरकार बनेगी, देखेंगे जो भी होता है। फिर क्या होता है, चुनावी मुकाबला। अब लोकसभा को भंग करने का मतलब है कि सरकार गिर जाएगी और दोबारा से चुनाव कराने पड़ेंगे और जो भी चुनाव को जीतेगा उसकी सरकार आएगी। तो चुनावी मुकाबला अब हो गया था कांग्रेस आर के विपरीत लग रहा था। कांग्रेस आर कौन सी है, इंदिरा वाली कांग्रेस है। ठीक है, अब ऐसा लग रहा था क्योंकि इंदिरा गांधी अकेली पड़ गई थी, इनको ज़्यादातर समर्थन नहीं था, सारे के सारे किसको समर्थन कर रहे थे, सिंडिकेट को समर्थन कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि अब जो चुनाव होगा वो इंदिरा के खिलाफ जाएगा, क्योंकि जो नई कांग्रेस थी वो जर्जर हो रही थी, क्योंकि पुराने जो नेता थे वो सारे बाहर हो गए थे। सबको विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली ताकत जो है वो सिंडिकेट में है। ठीक है, सिंडिकेट के नियंत्रण में है। सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टी जो थी उन्होंने चुनावी गठबंधन बना लिया। इसको ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, यानी महागठबंधन कहा गया। ठीक है, अब एक तरफ हो गई इंदिरा गांधी और सारी की सारी पार्टी हो गई है इनके खिलाफ, जिसको ग्रैंड अलायंस, जिसमें सारी पार्टियां आ गई हैं। इसमें देखो एसएसपी यानी जो समाजवादी पार्टी थी, एसपी समाजवादी पार्टी, जनसंघ, ठीक है, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल हो गया, ये सब पार्टियां एक साथ आ गई। और नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था जो कांग्रेस ओ के पास नहीं था। अब कांग्रेस ओ में क्या है, कांग्रेस ओ को समर्थन तो है, सिंडिकेट को समर्थन तो सारी पार्टियों का, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन इंदिरा गांधी के पास एक मुद्दा था, वो गरीबों और अपनी पार्टी को गरीबों की हिमायती इस तरीके से दिखाने लग गई थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, अपने चुनाव का प्रचार करना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी जहां पे भी जाती थी ना देश में, वो हमेशा ये कहती थी कि जो विपक्षी गठबंधन है ना, इनके पास बस एक ही मुद्दा है, इंदिरा को हटा दो, इंदिरा को हटा दो। ठीक है, लेकिन इंदिरा जो है, इन्होंने ये कहा कि गरीबी हटाओ, यानी इंदिरा गांधी हमेशा कहती थी गरीबी हटाओ। ठीक है, लेकिन जो विपक्ष था वो कहता था इंदिरा को हटाओ, ऐसा इन्होंने मतलब प्रचार के दौरान कहा।
इसके अलावा इंदिरा ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि के लिए काम करे, भू स्वामित्व और शहरी संपदा का परिसीमन करना शुरू कर दिया, आय और रोजगार के अवसर उत्पन्न करने शुरू करे, ठीक है, कुछ ये प्रयास करे। तो 1971 का चुनाव हो गया। अब यहाँ पे होता है बिल्कुल नाटकीय परिणाम, जो किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि सबको लग रहा था कि कांग्रेस जो आ रहे यानी इंदिरा वाली जो कांग्रेस है वो कमजोर है, वो चुनाव हार जाएगी, और जो सिंडिकेट वाली कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस ओ, वो जीत जाएगी, सबको ऐसा लग रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। कैसे? देखिए, कांग्रेस और सीपीआई गठबंधन को जितनी सीटें मिली उतने पिछले आम चुनाव में नहीं मिली। गठबंधन को 375 सीटें मिल गई, यानी कि अकेले कांग्रेस आर, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा वाला गठबंधन, इंदिरा अकेली थी, उनके साथ सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, ये दो पार्टियां थी, बाकी सारी पार्टियां अपोजिट चली गई थी, ठीक है। तो गठबंधन को 375 मिली और अकेले कांग्रेस को देखे तो 375 में से 352 सीटें मिल गई थी। और कांग्रेस ओ जो कि सिंडिकेट वाली थी वो हार गई, उसको मात्र 16 सीटें मिली। अब सोचो कि महागठबंधन, ठीक है, जिसमें पूरे ग्रैंड अलायंस को देखा जाए तो 40 सीटें मिली, ठीक है, ग्रैंड अलायंस में जिसमें बहुत सारी पार्टियां थी, उसमें कांग्रेस ओ को तो 16 मिली, और 16 के अलावा जितनी भी सीटें हैं, 40 में से लेस कर दो, जो भी सीटें आएगी वो पूरे गठबंधन को मिली थी। अब ये सोचो कि एक तरफ मतलब कैसा लग रहा था कि जो इंदिरा गांधी की पार्टी है वो चुनाव हार जाएगी, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ, बिल्कुल फेरबदल हो गया, उलट पुलट हो गया। इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी वो बहुत ज़्यादा सीटें लेके आई, जबकि जो दूसरी वाली कांग्रेस थी उसको मात्र 16 सीटें मिल रही हैं, और पूरे अलायंस को देखें तो पूरा मिला के 40 सीटें मिल रही हैं। तो इसीलिए इसको नाटकीय परिणाम कहा गया। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी ने कमाल कर दिया। क्या कमाल था भाई? देखो, एक तो 1967 में जो 7+2 राज्यों से जो हारी थी वो वाली जीत वापस कर ली, और जो केंद्र में कम सीटों के साथ आई थी अब वापस से बहुत सारी सीटों के साथ केंद्र में आ गई, ठीक है। कांग्रेस को इन्होंने दोबारा से जीवित कर दिया, पुनः स्थापित कर दिया। तो देखिए 1971 में लोकसभा चुनाव के बाद बांग्लादेश संकट हो गया, यानी बांग्लादेश के साथ भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, जिसमें बांग्लादेश अलग देश बना दिया गया था। तो इसके बाद इंदिरा गांधी और ज़्यादा लोकप्रिय हो गई थी, फेमस हो गई थी, सबने इंदिरा गांधी की खूब तारीफें करी। यहाँ तक कि जो कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस के जो अन्य नेता थे, विपक्षी नेता थे या जो दूसरे नेता थे, उन्होंने भी इनकी खूब तारीफें करी थी। और 1972 में विधानसभा के चुनाव होते हैं, जिसमें कांग्रेस आर जो थी वो बहुत सारी सीटें जीत जाती है। इंदिरा को गरीबी और जो गरीब और वंचितों के रक्षक के रूप में देखा जाने लगा था, ठीक है। कांग्रेस आर ने अपना दबदबा बना लिया था। तो याद रखें, जो पहले 1967 के चुनाव में जो सीटें हारी थी वो वापस से 1972 में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वापस से यहाँ पे आके जीत जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कांग्रेस वापस से इन्होंने जीवित कर दी, पुनर्स्थापित कर दी। तो कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना कैसे हो जाएगी कि जिस प्रकार 1967 के चुनाव में बुरे दौर से कांग्रेस गुजर रही थी और उसके बाद कांग्रेस टूट गई, उसके बाद 1971 में दोबारा कांग्रेस ने क्या करा, पहले से भी अच्छा प्रदर्शन करा, बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, बहुत सारी सीटें जीती, ठीक है। अब कांग्रेस एक व्यक्ति की लोकप्रियता पे निर्भर थी, केवल और केवल इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी जो थी उसकी लोकप्रियता पे ही कांग्रेस पूरी तरीके से निर्भर हो गई थी। अब इस पार्टी ने अलग अलग गुट नहीं थे, एक टाइम पे आपको दूसरे चैप्टर में बताया था कि कांग्रेस के अंदर सारे गुट होते थे, उसमें समाजवादी भी लोग थे, वामपंथी भी थे, हर तरह के लोग थे, ठीक है, दक्षिणपंथी भी थे। लेकिन अब क्या है, कांग्रेस बिल्कुल नहीं हो चुकी, अब इंदिरा गांधी है और वही मेन है और उन्हीं की विचारधारा है, वही चलेगी। अब ये बाकी सारी पार्टियां नहीं है, और इसीलिए तो बाकी जितनी भी पार्टियां थी वो सब अलग अलग पार्टी बन गई। अब ये जो पार्टी थी ये गरीबों, अल्पसंख्यक, महिलाओं, दलित, आदिवासी पे ज़्यादा निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित किया, लेकिन इसका नेचर ही बदल दिया। अब पहले जैसी पार्टी नहीं है, अब सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी नहीं है। पहले क्या होता था, कांग्रेस जो थी कोई भी तनाव हो जाए, कोई भी संघर्ष हो जाए, उसको पचा लेने की क्षमता होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के अंदर विभिन्न विचारधाराएं पहले शामिल हुआ करती थी, लेकिन अब कांग्रेस में वो क्षमता नहीं थी। अब कांग्रेस बिल्कुल बदल चुकी थी, अलग अलग विचारधारा के लोग इसमें नहीं थे, एक ही विचारधारा के लोग थे जो इंदिरा को पसंद करते थे, वो सब उसमें थे, ठीक है। कांग्रेस, इंदिरा गांधी जो थी उनकी कांग्रेस में पकड़ जो थी वो बढ़ गई थी, लेकिन उसका नेचर इन्होंने बिल्कुल बदल दिया था, ठीक है। यहाँ पे अपना चैप्टर जो है खत्म हो जाता है और सारे टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे कर दिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।